हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार कौटिल्य क्लासेस द स्कूल ऑफ कोर एकेडमिक्स पर। तो जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ रहे थे डायमेंशन एनालिसिस, और आई होप इसके दो पार्ट्स आप देख चुके हैं और दोनों के दोनों पार्ट्स आपने बहुत अच्छे से देखे हैं। और मैं देखता हूं जब आप लोग ऑनलाइन क्लास देखते हैं तो आप लोग कमेंट्स में आंसर्स भी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप साथ में उसको पढ़ते हैं, उसको कमेंट में लिखते हैं। तो ऐसे ही साथ बनाए रखिए और सीखते रहिए। और इसी के साथ हम आपको इसका डायमेंशन एनालिसिस का तीसरा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी जो विमीय विश्लेषण था उसके यानी विमाओं के अनुप्रयोग थे। उनमें से हम दो टाइप के अनुप्रयोगों को कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम बात करेंगे तीसरे टाइप के अनुप्रयोग। और तीसरे टाइप का अनुप्रयोग क्या है? टू इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, यानी ये थर्ड टाइप है हमारा, यानी विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। मान लीजिए कोई हमारे पास भौतिक राशि होती है, वो भौतिक राशि कई भौतिक राशियों पर डिपेंड होती है, ये निर्भर करती है। तो किस प्रकार निर्भर करती है, अर्थात उसका जो निर्भर करती है तो उसका जो सूत्र निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, तो इसको समझते हैं अपन एक एग्जाम्पल से। तो देखिए एक एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल है कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T है, या आवर्तकाल T गोलक के द्रव्यमान m, यानी जो आवर्तकाल T है वो गोलक के द्रव्यमान m, कॉमा धागे की लंबाई, मतलब जो सिंपल पॉइंट में सरल लोलक, यानी एक धागा होता है, उस धागे में नीचे एक क्या होता है, एक गोलक बना होता है। तो जो बीच में जो धागा होता है वो धागा, और लोलक मीन्स नीचे जो एक बेट होता है जो थोड़ा सा एक गोलक कहते हैं जिसको, है ना। तो क्या है, गोलक का द्रव्यमान m और धागे की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तब यानी जो आवर्तकाल T है वो गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l तथा गुरुत्व त्वरण g पर निर्भर करता है, तब किसी सरल लोलक के आवर्तकाल सरल लोलक के आवर्तकाल T के लिए व्यंजक यानी सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, समझिए ध्यान से। अब यहां समझिए जो आवर्तकाल T है वो m पर डिपेंड कर रहा है, l पर डिपेंड कर रहा है और g पर डिपेंड कर रहा है। तो हम मान सकते हैं, क्या मानेंगे कि जो T है वो T अनुक्रमानुपाती है, यानी प्रोपोर्शनल किसके, तो आप कहेंगे सर m के। अब जो m तो है तो m की कुछ तो डायमेंशंस होगी, तो हम कहेंगे m टू दी पावर a के। इसी प्रकार जो T है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, तो सर l की पावर b के। और T अनुक्रमानुपाती है किसके, g की पावर c के। और इन तीनों समीकरणों अगर एक साथ लिखें तो T अनुक्रमानुपाती m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। और आपको पता है कि जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो क्या होता है, यहां पर क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू k m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। अब क्या करिए, दोनों तरफ विमाएं रख दीजिए। क्या करिए, पुट द डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ बोथ साइड, यानी दोनों तरफ विमीय सूत्र या विमा लिखने पर। ठीक है, तो हम दोनों तरफ की क्या करेंगे, अब विमाएं रख देंगे। जैसे ये है T क्या है, आवर्तकाल, और आवर्तकाल की विमा क्या होती है आपको पता है, केवल कैपिटल T होता है। लेकिन इसको हम कैपिटल T भी लिख सकते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखो इसकी पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, और l की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। और अगर ध्यान से देखिए इसकी पावर 1
इसका मतलब इसका मान 1, इसका मान 1, तो फाइनली बचा क्या आपके पास t की पावर 1 ही बचा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि आगे जब हम कंपैरिजन कराएंगे तो इनको कंपैरिजन करने में हमें आसानी होगी, इसीलिए हम इस टर्म में लिख सकते हैं दोनों के दोनों क्या है, सेम है। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था, जब हम बीमाओं निकालना आपको बता रहे थे। तो t की बीमा लिख सकते हैं हम क्या, m की पावर, क्या लिखेंगे इसको, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, कितना लिखो, t की पावर 1 इक्वल टू k का, k जो है, k की कोई विमा नहीं होती या कांस्टेंट है, तो k की हम कोई विमा नहीं लिखेंगे। m क्या है, मास, तो मास की विमा क्या लिखेंगे, कैपिटल M की पावर a। जबकि l क्या है, लेंथ है, तो लेंथ की विमा क्या होगी, कैपिटल L की पावर b। जबकि g क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, तो तुरंत बताइए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की विमा क्या होती है, जल्दी बोलिए, टाइप भी करिए, बोलिए साथ में, टाइप भी करिए, क्या होती है इसकी विमा, तो आप कहेंगे सर L t की पावर -2, ये होती है गुरुत्वीय त्वरण। देखो त्वरण कोई भी हो, चाहे वो गुरुत्वीय त्वरण हो या कोई और भी त्वरण हो, त्वरण दोनों की ही विमा क्या होती है, समान होती है। कितनी होती है, L t की पावर -2। अब देखिए क्या होगा, इस तरफ तो कोई चेंज नहीं होगा, m की पावर 0, L की पावर 0, t की पावर 1। इस तरफ क्या होगा, इक्वल टू m की पावर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि होल पावर है तो अंदर भी पावर हो जाएगी, और l की पावर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, कितना हो जाएगा, b। और ये कितना हो जाएगा, अच्छा इसकी पावर c है, क्या है, g की पावर c है, तो इसकी पावर क्या होगा, c, तो क्या हो जाएगा, l की पावर c और t की पावर -2c, कितना हो जाएगा, -2c। अब ध्यान से देखिए कि m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए m की पावर a, तो इनको एक साथ लिख दीजिएगा एक ब्रैकेट में, तो m की पावर a, l की पावर, अब ध्यान दीजिए यहाँ b है और यहाँ c है, और आपको पता है कि जब गुणा होता है तो जैसे x की पावर 2 हो इंटू एक्स की पावर 3 हो, तो आंसर क्या होता है, x की पावर 5, यानी 2 + 3 कितना हो जाता है, 5। गुणा में घाते क्या होते हैं, जुड़ती हैं, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, यानी यहाँ पर कितना है b और यहाँ कितना है c, तो क्या हो जाएगा l की पावर b + c, साथ में क्या है t की पावर -2c, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m की पावर a, l की पावर b + c, t की पावर -2c। अब यहाँ देखिए, आई होप आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ बगल में लिख रहा हूँ, देखिए अब दोनों तरफ विमाओं की क्या करा दीजिएगा, तुलना करा दीजिएगा। क्या करेंगे, विमाओं की तुलना कराने पर या करने पर, यानी कंपैरिजन ऑफ बोथ साइड क्या, डायमेंशंस, यानी दोनों तरफ की विमाओं की क्या करा दीजिए, तुलना करा दीजिए। जब आप तुलना कराएंगे तो ध्यान से देखिए m की पावर a है और m की पावर कितना है 0, तो आप कहेंगे सर a = आ जाएगा 0, ठीक है। अब आगे बात करेंगे तो l की पावर कितना है b + c, और यहाँ l की पावर कितना है 0, तो आप कहेंगे सर b + c = 0, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें तो t की पावर कितना है 1, और जबकि यहाँ t की पावर कितना है -2c, यानी आप कैसे कह सकते हैं कि -2c = 1 या c = -1/2, यानी आपके पास c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए किसकी वैल्यू, b की वैल्यू। अब b की वैल्यू कैसे निकाले सर, अगर इस c की वैल्यू अगर हम इस b में पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशंस में, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए क्या होगा, यहाँ रख दीजिएगा b + c का मान कितना है माइनस का, तो यहाँ माइनस और इंटू प्लस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, 1/2 = 0, और 1/2 उस तरफ जाएगा तो आप लिख सकते हैं b = 1/2, यानी यहाँ से आपके पास a का मान मिल गया, b का मान मिल गया और c का मान मिल गया। अब आपको क्या करना है, ये a, b और c, ये तीनों मान उठा के समीकरण नंबर फर्स्ट में आप रख दीजिएगा। किस में रख दीजिएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट में। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है आपका, तो क्या लिखोगे, a, b, c का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिएगा। जब अगर इसका मान आप समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, t = k कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ जाएगा, m की पावर a, तो m की पावर a का मतलब कितना है 0, तो m की पावर 0, l की पावर b यानी l, तो l की पावर b का मान कितना है 1/2, तो इसका मान रख दिए 1/2। जबकि g यानी g की पावर कितना है c, और c का मान कितना है -1/2, तो t = तो आपको पता है m की पावर 0, यानी किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल k, l की पावर 1/2। और आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई भी पावर अगर आपको नहीं पता है तो समझ लीजिएगा, अगर मान लीजिए कहीं लिखा है x² y की पावर -2, अगर नीचे पावर माइनस में है और इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो इसको लिख सकते हैं x² और
वाई स्क्वायर। या मान लीजिए कि इस एक्स स्क्वायर को हम नीचे लेके आते हैं तो 1/y की पावर -2 तो है ही, तो x की पावर क्या जाएगा -2। मतलब आप क्या समझे हैं कि यदि हम किसी भी एक्सपोनेंट को यानी किसी भी पद को नीचे से ऊपर यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, मतलब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो क्या होता है उसकी पावर परिवर्तित हो जाती है। कैसी परिवर्तित हो जाती है? अगर प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, और माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है। तो जैसे जी की पावर माइनस का 1/2 है, अगर इसको हम इसके अपॉन में लेके आ जाएंगे तो जी की पावर माइनस से किसका हो जाएगा? प्लस का 1/2 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि किसी की भी पावर अगर 1/2 होती है उसका मतलब क्या होता है? रूट होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि t = k √L/g। तो वैसे तो आपका सूत्र यही आ गया, लेकिन ये k कांस्टेंट है। जब इसका हमने क्या किया? प्रयोग किया, प्रयोगों के आधार पर इसका मान निकाला, तो इस k का मान होता है 2π। तो इसका जो एग्जैक्ट मान आता है वो आता है ये क्या? t = 2π √L/g। तो इस प्रकार हम किसी भी भौतिक राशि का, यानी किसी भी का तो नहीं कह सकते हैं, कुछ भौतिक राशियों का संबंध स्थापित कर सकते हैं। टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। तो जैसे इस एग्जाम्पल दिया था, ये सवाल था जिसमें क्या था? आवर्तकाल t का गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l तथा गुरुत्वाकर्षण g पर निर्भर कर रहा था। और वास्तव में आपने यहाँ देखा क्या कि यहाँ m तो आ ही नहीं रहा है। मतलब ये कि सवाल में जरूर दिया था कि m पर डिपेंड करता है, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ m का कोई मान नहीं है। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप फोर्स यानी बल जानते हैं, बल क्या होता है? F, और F का सूत्र क्या होता है? क्या होता है जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं, जो भी मैं क्वेश्चन बोलूं, तुरंत पहले तो आपको वहीं बैठे बैठे बोलना है, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलोगे आपको याद नहीं होगा। बोलने के साथ साथ अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप कमेंट भी करिए, अगर बाद में भी देख रहे हैं तब भी आप कमेंट करिए। और अगर आप कमेंट नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 2 बार, जैसे मैंने जो भी क्वेश्चन बोला है, जो भी मैंने फॉर्मूला पूछा है, कम से कम 2 बार उसको बोलिए, क्योंकि बोलने से क्या होगा? आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा अगला क्वेश्चन? एक मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा F = m × a। ये तो आपने पढ़ा है मान लीजिए पहले से। अगर मैं कहूं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान m तथा त्वरण a पर निर्भर करता है। क्या कहा मैंने? देखो मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूं इसका। क्या? किसी वस्तु पर लगने वाला बल F, वस्तु का द्रव्यमान, क्या कहा मैंने? किसी वस्तु पर लगने वाला बल F, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिएगा, F वस्तु का द्रव्यमान m तथा त्वरण a पर निर्भर करता है। अब यहां देखिए, वस्तु का जो लगने वाला बल F है वो उसके द्रव्यमान m और त्वरण a पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप क्या पूछा जाएगा कि बल के लिए क्या करिए? व्यंजक स्थापित किए, तब बल F के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। अब देखिए यहां पर, अब सिंपल से सेम वही काम करना है आपको जो पिछले में किया है। जो बल के लिए निकालना है ना, तो बल किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो m पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? a पे डिपेंड कर रहा है। तो F प्रोपोर्शनल टू, इसको लिखेंगे माना। क्या माना हमने? कि जो बल है F वो किसकी? m की a पावर के अनुपाती है, और F प्रोपोर्शनल किसके? a की b पावर के अनुपाती। अब यहाँ एक चीज समझना ध्यान से, क्या सर ये a है और ये a है, दोनों सेम हो रहा है ना? तो इसको यहाँ पर आप एक्सेलरेशन को, आप ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? त्वरण है, और ये जो a है वो क्या है? घात है, पावर है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा कर लीजिएगा, इसकी घात कैपिटल A मान लीजिए, इसकी घात कैपिटल B मान लीजिए, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार अगर दोनों समीकरण से एक समीकरण लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू m की पावर a और a की पावर b। इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा। अब अभी इसको मत बनाइए, क्या करिए? इस अनुक्रमानुपाती का साइन हटाओगे तो एक आएगा कांस्टेंट, यानी F = k m की पावर a और a की पावर b। देखो वैसे अगर
हम जो पावर होती है वो स्मॉल a और स्मॉल b ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुत्ती त्वरण ऑलरेडी स्मॉल a है, इसीलिए हमने कैपिटल B मान ली है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ABC मानिए, PQR मानिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर इसको 1 बना दीजिएगा। अब क्या करना है, दोनों तरफ विमा रख दी। क्या करना है आपको, दोनों तरफ विमा लिखने पर या रखने पर, ठीक है, रखने पर। जब आप दोनों तरफ विमाएं रख देंगे तो यहाँ F क्या है, बल, और बल की विमा क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए, mL की पावर माइनस, जल्दी बोलिए 2। वेरी गुड। साथ में आप बोलते जाइए, अगर आप बोलेंगे तो आपको याद होगा बहुत अच्छे से। तो कम से कम अगर आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम आप जो भी मैं यहाँ फॉर्मूला पूछूं, जो भी मैं डायमेंशन पूछूं, कम से कम 2 बार आप उसको बोलिए, क्योंकि आप बोलेंगे तो वो आपको याद हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, mL, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, k क्या है, कांस्टेंट, k की कोई विमा हमें नहीं लिखनी, क्योंकि क्या है, एक नियतांक है। m क्या है, मास, तो मास की विमा क्या लिखोगे, m, और m की पावर कितना, a। फिर a क्या है, आपको पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और त्वरण है तो इसकी विमा कितनी होगी, l की पावर -2, और इसकी पावर कितना है, b। तो इस प्रकार क्या लिखोगे आप, ध्यान से देखिए, m, अब यहां क्या है, ध्यान से देखो, क्या है m, देखो m l की पावर -2, ठीक है। यहां पर क्या है, ध्यान से देखिए, m l की पावर -2, तो m की पावर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर a हो जाएगा। l की पावर क्या होगा, तो सर कहेंगे l की पावर b हो जाएगा, t की पावर -2 भी हो जाएगा। इस प्रकार क्या देखेंगे आप कि m l की पावर -2 इक्वल टू, यहां से क्या होगा, m की पावर a, और साथ में लिखेंगे तो l की पावर b और t की पावर -2 भी, ठीक है। इस प्रकार आप क्या करेंगे, दोनों तरफ विमाओं की तुलना कराने पर क्या करा देंगे, विमाओं की तुलना कराने पर। देखिए मैं यहाँ बगल में लिखता हूँ, आई होप नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा। अगर तुलना कराएंगे तो m की पावर कितना, a, तो a बराबर कितना हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिए, m की पावर a, तो m की पावर जो कुछ नहीं है तो मतलब उसकी पावर कितना होता है, 1 होता है, जिसकी पावर कुछ नहीं होता है, तो a का मान कितना आ गया, 1। अब l की पावर कितना है, 1 हो, और यहाँ l की पावर कितना है, b, तो आप क्या कहेंगे, सर b बराबर भी कितना है, 1 है। अगर कुछ लोग कहेंगे सर अब ये -2 है और ये क्या है, तो यहाँ से भी देख लीजिएगा, क्या ये कितना है, -2 भी है, इक्वल टू कितना है, ये भी -2 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से भी b का मान कितना आया, 1 आया। मतलब चाहे यहाँ से मान निकाले तब भी b का मान 1 है, चाहे आप यहाँ से निकाले तब भी b का मान 1 है। अब क्या करना है, a b का मान समीकरण किसमें, ये समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब आप इस समीकरण में रख देंगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, F इक्वल टू के एम, सॉरी यहाँ पर एक चीज ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो विमाएं थी हमने कैपिटल ए और कैपिटल बी माने थे, तो इनको वापस से आप कैपिटल ए कैपिटल बी रख लीजिए, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। क्या रखेंगे आप, कैपिटल ए और कैपिटल बी, इसको भी लिख लीजिए कैपिटल ए और कैपिटल बी, सॉरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो यहाँ पर m की पावर कितना है, कैपिटल ए, और कैपिटल ए का मान कितना है, 1, और a की पावर कितना, b, और b का मान भी कितना है, 1, तो कहेंगे आप क्या, a की पावर भी 1। और यहाँ पर जो कांस्टेंट k होता है, ध्यान रखना, इस k का मान जो निकाला गया वो 1 आता है। तो इस प्रकार हमारे पास जो अंतिम सूत्र आता है, F इक्वल टू m इंटू ए, क्योंकि जिसकी पावर 1 होती है उसको लिखिए या नहीं लिखिए। तो इस प्रकार किसी भी 2 भौतिक राशि या 3 भौतिक राशियों के बीच हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 से ज़्यादा होंगी तो हम क्या संबंध स्थापित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इसके बारे में हम आगे जब इनकी लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अब हम अगर और आगे बात करें तो इसका एक चौथा टाइप है, फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप क्या कहता है उसको समझते हैं। फोर्थ टाइप के पहले लेकिन एक चीज और देखिए कि जिस प्रकार हमने ये 2 एग्जाम्पल किए हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में मैं पिन करूंगा जब क्लास चलेगी, तो वहां से जो 1-2 एग्जाम्पल्स हम और देंगे, वहां से आपको वो एग्जाम्पल्स करने हैं, या फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1-2 क्वेश्चंस और डलवा दूंगा, उन क्वेश्चंस को करना है। या आपके पास जो भी बुक हो, हिंदी मीडियम वाली बुक हो, इंग्लिश मीडियम वाली बुक हो, आप उस बुक से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब तो इस प्रकार हम एक नेक्स्ट टाइप है आपका टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ
कांस्टेंट इन अ गिवन इक्वेशंस, जिसमें हम 3 एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, 3 टाइप के एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, उनकी एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। ये आपका लास्ट टाइप है। जैसे में कोई इक्वेशंस दी होती है, उस इक्वेशन से कोई अगर कांस्टेंट है और आपसे उस कांस्टेंट की डायमेंशंस यानी उस कांस्टेंट की बीमा पूछा जा रहा है, तो उस डायमेंशंस यानी उसकी डायमेंशन यानी उसकी बीमा कैसे याद करेंगे, तो इस पार्ट में हम समझेंगे। तो इस पार्ट को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, किसी कण का वेग v एक समीकरण क्या है, v इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, ये इक्वेशंस है, इस पर निर्भर करता है। या क्या है, इसके अनुसार टी के अनुसार टी पर, यानी टी, यहाँ टी क्या है, समय है, और ए बी सी डी क्या है, ये सॉरी टी है, ए बी सी डी क्या है, कांस्टेंट है। तो के अनुसार टी पर निर्भर करता है या निर्भर करता है, तब ए बी सी और डी ये क्या है, चारों नियतांक की बीमा ज्ञात कर। वेरी गुड। तो देखो इसमें हमें ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इस समीकरण को देखिए बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। और यहां पर मैंने भी क्या लिखा है, यहां लिखा है ऑलरेडी भी क्या है, वेग है, और टी क्या है, समय है। बस केवल हमें भी का मान पता है और टी का मान पता है, इसके अलावा हम किसी का मान पता नहीं है। तो इसके पहले हमने पिछले पार्ट्स में एक पार्ट आपसे बात कही थी कि हमेशा दो समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा था आपसे कि एक भौतिक राशि होती है आपकी, मान लीजिए लंबाई, दूसरी भौतिक राशि होती है द्रव्यमान। अगर मान लीजिए हम कहें कि 1 किलोग्राम चावल को 1 मीटर कपड़े के साथ जोड़ दीजिएगा, क्या आप जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। या तो दोनों के दोनों क्या हो, किलोग्राम में होंगे, या दोनों के दोनों क्या होंगे, मीटर में होंगे, या दोनों के दोनों लीटर में हो, तो ही हम उनको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि सर अगर ये जोड़े गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो भी की बीमा है वो ये की बीमा है, जो भी की बीमा है वही बी टी की बीमा है, और जो भी की बीमा वही किसकी, सी अपॉन डी प्लस टी की बीमा है। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, समझिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन जो होगा कि v की बीमा बराबर किसकी, a की बीमा, और v क्या है, वेलोसिटी यानी वेग, और v की बीमा क्या होगी, तो l t की पावर माइनस 1 इक्वल टू a की बीमा। तो इस प्रकार a की बीमा क्या आ गई, तो आप लिखेंगे सर a की बीमा इक्वल टू यही रहेगी, a का जो मान होगा, a की जो बीमा होगी पूरा लिख दीजिएगा, a की बीमा कितनी हो जाएगी, l t की पावर माइनस 1। ये पूरा बीमीय सूत्र है वास्तव में देखा जाए। अगर आपसे केवल बीमा की बात की जाए कि बीमा क्या है, तो बीमा क्या होती है, +1 और -1, वास्तव में ये क्या है, इसका बीमीय सूत्र है। अब हम बात करते हैं, अब जो a की बीमा थी वो भी की बीमा थी, वो a की बीमा थी, अब जो भी की बीमा वो किसकी, बी टी की बीमा भी होगी। तो सेकंड पार्ट क्या होगा, ध्यान से देखिए, बी टी की बीमा बराबर किसकी, तो आप कहेंगे सर भी की बीमा। ध्यान से देखिए, बी टी की बीमा, अब बी की तो बीमा हमें ज्ञात करनी ही करनी है, तो क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान से देखना, बी की बीमा या बी की बीमा इंटू टी की बीमा। अब v की बीमा क्या हो जाएगी, तो आप रख देंगे एल टी की पावर -1, और जो t क्या है, समय, यहां लिखा है देखो, अनुसार t पर निर्भर करता है, यहां t लिख लीजिए क्या है, समय, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा कि ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो b की बीमा इंटू टी की बीमा होती है कैपिटल T इक्वल टू एल टी की पावर -1। तो क्या हो जाएगा, v की बीमा इक्वल टू एल टी की पावर -1, और ये इसके अगर अपॉन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, t, और जब ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का t। तो हम क्या कह सकते हैं कि v की बीमा इक्वल टू एल टी की पावर -2, क्योंकि देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर पावर किसकी, प्लस की है, जब इसको ऊपर ले जाएं तो पावर किसकी, माइनस की। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस,
माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, घात जोड़ेंगे, और दोनों क्या है, माइनस, मतलब माइनस की 1 है और ये किसकी माइनस की 1, जब मैं गुणा हो तो माइनस माइनस क्या होगी, जोड़ेंगे, तो पावर कितनी चाहिए, माइनस की 2। तो ये किसकी विमा आ गई हमारे पास, बी की विमा आ गई। अब हम बात करते हैं किसकी, इस वाले पार्ट की विमा, किसकी विमा, तो किस किस की, ध्यान से देखिएगा, v की विमा जो होगी यानी C/d प्लस टी की विमा इक्वल टू v की विमा। अब इसमें समस्या ये है कि सर यहां पर c है और d है और t है, तो इसको कैसे ज्ञात करें, तो इसमें हम c की विमा निकालने के पहले हम d की विमा निकालेंगे, और d की विमा कैसे आएगी इसको समझिए ध्यान से, कैसे, देखो ध्यान से। अब यहां क्या है, ये t, और t के साथ क्या जोड़ा गया है, d। जब d के साथ t को जोड़ा जा रहा है तो जो विमा d की वही विमा किसकी होगी, t की होगी। बात समझ में आ रही है, जो विमा t की वही विमा किसकी है, d की। क्यों, मैंने अभी क्या बताया, दोनों समान भौतिक राशियां ही जोड़ी जा सकती हैं। अगर ये दोनों राशियां जोड़ी जा रही हैं तो क्या होगा, तो यहां लिख सकते हैं d को समय t के साथ, d को समय t के साथ जोड़ा जा रहा है या जोड़ा गया है, अतः d की विमा बराबर समय t की विमा। अब यहां देखिए, अब देखो जब दोनों के दोनों भौतिक राशियां जोड़ेंगे, मान लीजिए टाइम में टाइम जोड़ेंगे तो टाइम ही रहेगा, तो टाइम की विमा क्या होगी, t। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या, c अपॉन और t की, d की विमा होगी वही t की विमा, दोनों जोड़ जाएंगे तो क्या हो, केवल t की विमा, यानी c की विमा अपॉन t इक्वल टू v की विमा क्या होगी, l t की पावर माइनस 1। तो c की विमा, अब जो t की विमा तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्योंकि d इंटू टी की d प्लस टी क्या होगा, t ही रहेगा, क्योंकि जो d है वही t है, क्योंकि दोनों जब जोड़े गए हैं तो समान भौतिक राशि क्या है, तो क्या हो जाएगा, c की विमा इक्वल टू, ये कहाँ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, अपॉन में है, तो क्या हो जाएगा l t की पावर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, एक ये t और पहुँच जाएगा, तो आपको पता है गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती है, तो c की विमा इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा क्या, कि जो t किसका है, कुछ नहीं, पावर मतलब प्लस की, और ये किसकी, माइनस की। आपको पता है कि अगर x की पावर माइनस 1 हो और x की पावर प्लस 1 हो, दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या होगा, एक प्लस का एक माइनस कट जाएगा ना, तो कितना बचेगा, 0, और t की पावर कितना बचेगा, 0, t की पावर 0 का मान कितना होता है, 1, तो केवल बचेगा n। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या, देखो ये निकल के आ गई c की विमा, और यहाँ पर मैंने बताया जो d की विमा है वही किसकी, t की विमा, तो हम कह सकते हैं जो d की विमा है वो कितनी है, t की विमा के बराबर। t की विमा कितनी होती है, केवल और केवल t होती है, कितनी होती है, t। तो ये d की विमा निकल के आ गई हमारे पास। इसके बाद हमने यहाँ बात की थी किसकी, b की विमा की बात की थी, इसके ऊपर मैंने बात की थी किसकी, a की विमा की बात की थी। तो इस प्रकार किसी भी भौतिक राशि की हम अलग अलग, यानी जो भौतिक राशि का समीकरण दिया होता है उस समीकरण जो कांस्टेंट होते हैं उस कांस्टेंट में हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि के कांस्टेंट की विमा निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी भौतिक राशि का कोई भी हमारा समीकरण दिया गया होगा उसमें से कोई भी हमारा कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट की हम विमा को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम बहुत सारे कांस्टेंट को सॉल्व कर सकते हैं। एक और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो एक और एग्जाम्पल समझिए इसका, हो सकता है आपको और अच्छे समझ में आए। देखिए जैसे मान लीजिए आपने गति का समीकरण पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, गति का समीकरण पढ़ा है। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपने गति का समीकरण पढ़ा है, क्या, v स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा है। अब मान लीजिए इसमें हम किसी एक भौतिक राशि को, मान लीजिए इस यहाँ पर जो s है इसको मैं मान लेता हूँ b, ठीक है। हमें ये समीकरण दिया गया है जहाँ v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और 2 कांस्टेंट है, a क्या है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन है, और b क्या है, कांस्टेंट। अगर हम इसकी विमा ज्ञात करनी है किसकी, b की, तो सब लोग इसकी विमा कमेंट बॉक्स में निकाल के सॉल्व करके देंगे। मैं इसको सॉल्व कराने वाला नहीं हूँ, जैसे मैंने पीछे सॉल्व करा है सेम आपको ऐसे सॉल्व करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है इस पिछले वाले क्वेश्चंस को आप दोबारा से देखिए, सेम मेथड लगेगा,
इसकी विमा इसकी विमा के बराबर होगी और इसकी विमा इसके विमा के बराबर होगी। जब बराबर विमाएं रखेंगे तो आप यहाँ पर बी की विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम चारों के चारों इसके जो एप्लीकेशन थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका एक लास्ट पार्ट पड़ता है आपका जो डायमेंशन एनालिसिस, जो विमाएं पढ़ी हैं आपने। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सर पूरे फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले पढ़ने हैं वो मैक्सिमम यानी सारे के सारे हमारे किससे, विमाओं से कंप्लीट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं। तो हम सबसे पहले इनकी लास्ट जो पॉइंट है इसके बारे में और बात कर लेते हैं, इसकी क्या सीमाएं, कहाँ कहाँ इसकी लिमिट है। ठीक है, तो मैं बात करता हूं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यानी विमीय विधि की सीमाएं या विमीय विश्लेषण की सीमाएं। क्या होगा? विमीय विश्लेषण की सीमाएं। अब देखिए इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ हैं, ध्यान से देखिए। क्या, जैसे मान लीजिए किसी भी भौतिक राशि का विमीय विधि से हम सूत्र ज्ञात करते हैं तो स्पष्ट सूत्र ज्ञात नहीं होता है। कि सर ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपसे एक विमा लिख रहा हूं मैं बोर्ड पर, ml² t की पावर -2। अगर अब हम आपसे पूछें कि बताइए ये किसकी विमा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए ये किसकी विमा है, करिए। तो कमेंट बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे कि कोई इसकी विमा लिख रहा होगा कि सर ये तो कार्य की विमा है, कुछ लोग लिख रहे होंगे सर ये तो ऊर्जा की विमा है, और कुछ लोग लिख रहे होंगे जी बल आघूर्ण की विमा है, कुछ लोग लिख रहे होंगे सर गतिज ऊर्जा की विमा है, कुछ लोग लिख रहे होंगे स्थितिज ऊर्जा की विमा है। तो क्या इसमें से कुछ लोग सही हैं कुछ लोग गलत हैं? नहीं, सब लोग सही हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि इतनी भौतिक राशियों की बीमा क्या है, समान है। तो क्या आप एक बीमा से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं कि ये बीमा किसकी होगी? तो मतलब क्या कह सकते हैं आप इसका, कि किसी बीमी सूत्र से किसी भौतिक राशि की निश्चितता यानी उसके निश्चित रूप से नहीं बता सकते हैं कि कौन सी भौतिक राशि है। तो कह सकते हैं किसी बीमी सूत्र से किसी विमीय सूत्र से किसी भौतिक राशि, जो कोई भी भौतिक राशि होती है उसकी निश्चित रूप से आप नहीं बता सकते। तो किसी विमीय सूत्र से किसी भौतिक राशि को निश्चित रूप से नहीं बता सकते या नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, निश्चित रूप से ज्ञात नहीं कर सकते। क्या लिखोगे? निश्चित रूप से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है कि जैसे जो बीमा थी, ऐसे एक और मैं बीमा की बात करूं, L/T की पावर -2 होता है, तो इसको सिंपली हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब जैसे एक और आपने भौतिक राशि पढ़ी, हालांकि एक्सेलरेशन त्वरण ही होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो आप क्या बता पाएंगे कि ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, केवल एक्सेलरेशन है? तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इनकी स्पष्ट रूप से बीमाएं ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसका क्या है, इसका एक लिमिटेशन क्या है कि विमाहीन राशि, किसकी? विमाहीन राशि का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सर ये कैसे? ये सर समझ में नहीं आया मुझे। जैसे अभी जस्ट पिछले एग्जाम्पल में हमने एक सूत्र निकाला था, क्या आया था? आवर्तकाल T बराबर 2π√L/G। तो वास्तव में ये 2π नहीं था, क्या लिखा था यहाँ पर? एक कांस्टेंट था K। तो आपको क्या पता, जब विमीय विधि से आपने सॉल्व किया तो इस K का मान क्या होगा? बताइए जल्दी से। नहीं था ना पता, क्योंकि विमीय विधि से आप इस K का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? K कांस्टेंट। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो विमाहीन राशि हैं उनको जो मान है उनके मान को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, एक और पार्ट क्या है इसका, कि इसमें जो विमीय विधि से जो समीकरण स्थापित करते हैं उसमें केवल जिनमें केवल घातें होती हैं, अर्थात जिसमें केवल गुणा होता है, केवल उनको ही स्थापित कर सकते हैं। मतलब वे भौतिक राशियां विमीय विधि से
ऐसे समीकरण स्थापित नहीं कर सकते हैं जिसमें जोड़ या घटाना आता है। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है आपके पास, जैसे v बराबर u प्लस ए टी। क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। तो कहने का मतलब क्या है v बराबर u प्लस ए टी का, कि इसमें अगर आप इस समीकरण को लेना चाहें तो क्या लिखोगे आप? समझ में आ रहा है क्या? v बराबर u प्लस ए टी। तो इसका मतलब क्या है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इनमें आप क्या कर सकते हो कि इनका अगर स्थापना करना चाहो तो इसकी स्थापना आप नहीं कर पाओगे। तो क्या मतलब है इसका, इस कंडीशंस में, कि अगर जैसे मान लीजिए कोई ऐसा समीकरण दिया है कि f बराबर m इंटू ए, तो ये क्या है? इसकी ये गुणा की कंडीशंस में है। और जब ये गुणा की कंडीशंस में है तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? इसको लिख सकते हो। लेकिन अगर ऐसी कंडीशंस में नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हो। आगे हम बात करते हैं। देखिए क्या तीसरा पार्ट क्या होगा, जो आपके कांस्टेंट यानी अंक के मान में बात करूं, कौन से? तो जो आपके साइन, कॉस, टेन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं या लॉग वाले फंक्शन होते हैं, इन फंक्शन को भी आप क्या कर सकते हो? इस बीमी विधि से इनका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो। या एक और होता है, यदि कोई राशि, राशि का मतलब है क्या है? भौतिक राशि। ये वो मत समझ लेना कि सर मीन, सिंह, मकर, कुंभ, ये वो राशियां नहीं हैं। कौन सी राशि हैं? भौतिक राशि। यदि कोई राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उसके बीच संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार उनके बीच हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका लिखा है बीमीए। क्या लिखा है? बीमीए। ठीक है। तो इस प्रकार क्या है कि इनके बीच हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जब 3 से अधिक हो जाते हैं और जब हम इनका स्थापना करते हैं तो क्या लेते हैं? MLT लेते हैं, उनकी पावर ABC लेते हैं। जब 4 वेरिएबल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में इनको सॉल्व करना आसान नहीं होता है। तो बीमी विधि से हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ 3, 4, 5 जो आपके मैंने बताया है, एक और मैंने बताया इसके साथ में आप लिख सकते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और लॉग फंक्शंस। इन फंक्शंस की भी विमाओं द्वारा हम विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैंने इस बीमी विश्लेषण को यानी डायमेंशनल एनालिसिस को इन डिटेल एक एक पार्ट को कम से कम 2-2 एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको एक एक पार्ट समझ में आया होगा। ये लास्ट टाइम मैंने कुछ इसकी लिमिटेशंस थी उनको भी एक्सप्लेन किया है। और ये बात आप मान के रखिए, चाहे आप जेईई का एग्जाम दें या आप नीट का एग्जाम दें, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब अगर आप एकेडमिक दे रहे हैं तो एकेडमिक तो आना ही आना है। और ये पार्ट एक ऐसा पार्ट है, जरूरी ये नहीं है केवल 11th में आपको यही काम आने वाला है, क्योंकि आप पूरी फिजिक्स में जहां भी जो भी फॉर्मूला निकालेंगे उस फॉर्मूले के साथ आपको मात्रक और उसका बीमीय सूत्र आपको आना जरूरी है। और वो कब आएगा? जब आप इस पार्ट को अच्छे से देख लेंगे। और हाँ, जिन लोगों ने अगर पिछला पार्ट पूरा नहीं देखा है तो पहले जाइए इसके पिछले दोनों पार्ट देख के आइए, इसका और इस पार्ट को देखेंगे, बहुत मजा आएगा। तो ऐसे ही साथ बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।